Sir, with this now, my another question is that what is the difference between momentum investing and value investing? आप अभी जैसे बताया कि हम देख रहे हैं सभी को ले रहे हैं, सपोज कीजिए रेलवे स्टॉक्स चलने शुरू हुए, डिफेंस स्टॉक्स चलने शुरू हुए, तो मोमेंटम आया, सारे स्टॉक्स ही चलने लगे, तो उस समय हमको क्या करना चाहिए? हाउ टू चूज अ वैल्यू स्टैक आउट ऑफ दोज मोमेंटम स्टॉक, इसका क्या फॉर्मूला है या कैसे करना चाहिए? नहीं, इसका फॉर्मूला सर ऐसा है ना कि मेरा कोट है, KYS इज मोर इम्पॉर्टेंट देन KYC। तो KYC माने नो योर क्लाइंट। जब हम फॉर्म भरते हैं किसी ब्रोकर के यहाँ पर तो KYC भरते हैं, लेकिन उसके पहले जरूरी है KYS, नो योर सेल्फ। आपको खुद को अपने लिए जानना जरूरी है कि मेरा कैरेक्टर क्या है, मेरा टेम्परामेंट क्या है मेरा। हाँ जी, ज्वारी टाइप है ना, तो इनको आप मोमेंटम में बिठा दीजिए। इनको आप, ये BTST के लिए फैक्ट आदमी है। BTST, बाय टुडे सेल टुमारो। अभी मैं आपको आप पर ही एक एग्जांपल देता हूं सर। वो क्या होता है, ट्रेन में जाते हैं आप, तो ट्रेन में जाते हैं, समझो 6:35 की ट्रेन है। अब आपको विंडो सीट लेनी है, तो आप कितना बजे ट्रेन पहुंचेंगे? 5:30 बजे। ये लंबी रेस के घोड़ा है ये। तो 5:30 बजे आप पहुंच जाएंगे, समझिए 6 बजे पहुंच जाएंगे, ट्रेन की सीट ले लेंगे आप। कुछ आदमियों को जो बैठने में इंटरेस्ट नहीं है उनको, तो उनको खड़े रहने का है, तो वो 6:30 पे पहुंचेंगे कि वो ट्रेन में खड़े रहेंगे, ठीक है। कुछ ज़्यादा हीरो होंगे तो वो 6:35 पे पहुंचेंगे या 6:34 पे पहुंचेंगे, तो वो कहाँ खड़े रहेंगे? फुटबोर्ड पे, फुटबोर्ड बोलते हैं शायद उसको, वो वहाँ पर खड़े रहेंगे। कुछ और भी ज़्यादा हीरो आएंगे तो ट्रेन के छत पे जाके बैठ जाएंगे। तो जो ट्रेन की छत पे जो बैठते हैं ना, वो सर मोमेंटम BTST वाले हैं। आप तो सर सूट बूट वाले हैं, आपको लिए नहीं बोल रहा हूँ। मैक्सिमम रिस्क टेकिंग। तो 6:35 वो 6:35 वाले चलती ट्रेन में चढ़ के एकदम आए, भाई इधर खूब हवा आ रही है रे, वो उधर बैठ के वो हवा खाएगा वो। अब ट्रेन का एक्सीडेंट होएगा भाई साहब, पहले कौन गिरेगा? अब वो आप लोग सोच लीजिए। तो जो ट्रेन की सीट पे बैठा है 5:30 बजे, वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है। वो ट्रेन छूटने के पहले आ जाता है, ट्रेन रुकती है उसके बाद में आराम से वो निकलता है, वो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। और जो खड़े हैं वहां पर आकर जो खड़े हो जाते हैं, वो हो जाते हैं मीडियम टर्म इन्वेस्टर। और वो जो फुटबोर्ड पर खड़े हैं, वो फुटबोर्ड वाले क्या करते हैं, हर स्टेशन पे उतर जाते हैं और वापस चढ़ जाएंगे। वो हो गए शॉर्ट, बराबर है भाई साहब, बुरा नहीं मानना। तो वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर रहेंगे, उनको हर ट्रेन पे उतरने का है। आज ये ले लिया, कल वो बेच दिया, परसों वो ले लिया, परसों ये ले लिया। मेरा गाना है, अपने अंकल के ड्राइवर से नॉलेज लिया, ना पढ़ाई की ना ही कॉलेज किया, लोगों की सुन। सर ऐसे नहीं, पूरा गा के सुनाइए सर। मेरे अंकल के ड्राइवर से नॉलेज लिया, मेरे अंकल के ड्राइवर से नॉलेज लिया, न पढ़ाई कोई की ना ही कॉलेज किया, न पढ़ाई कोई की ना ही कॉलेज किया, लोगों की सुन लिया, पेनी स्टॉक चुन लिया, पैसा इतना डुबाया मजा आ गया। ऐसा है सर। ये तो हो गया। अब ये बताइए कि पर्टिकुलर स्टॉक पिकिंग का कोई फॉर्मूला है? हमको क्या देखना चाहिए? जैसे एक टर्म है पिट्रियोस्की स्कोर। पिट्रियोस्की स्कोर एक एलिमेंट होता है जिससे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि इसके सारे पैरामीटर्स कैसे हैं। तो क्या इस तरह के कुछ पैरामीटर्स हैं जो आप मार्क करके रखते हैं, RSI वगैरह जो देखते हैं, जो कि आपको लगता है कि ये सब देखना बहुत ज़रूरी होता है एक शेयर को आइडेंटिफाई करने के लिए बिफोर इन्वेस्टिंग? नहीं, उसमें ऐसा है, देखिए, अगर आपका, जैसे मैंने बताया, जो भी पैरामीटर आप देखते हैं ना, ये आपको पास्ट आपको रिकॉर्ड बता रहा है। आप एक बात प्रैक्टिकली समझिए कि आज आपने अगर लेबोरेटरी में जाकर अपने कोई बॉडी का चेकअप कराया है, उसकी जो रिपोर्ट आई है वो पास्ट रिकॉर्ड है, वो पास्ट डेटा है ना। क्योंकि आपने सुबह 9 बजे ब्लड दे दिया, कल समझिए रिपोर्ट आ गई, 4 बजे रिपोर्ट आ गई, वो 4 बजे सुबह 9 बजे तक का डेटा है, उसके बीच का डेटा नहीं है। वो टेक्निकली देखा जाए तो वो आपका पास्ट का डेटा, फ्यूचर का डेटा नहीं है। तो इस बोल के मैं बोलता हूँ कि वो तो जरूर देखना ही चाहिए, क्योंकि उससे ये मालूम पड़ेगा कि ये वापस जब अप साइकिल आएगा उसमें ये दौड़ने के लिए है कि रेडी है कि नहीं है। कम से कम रिपोर्ट में ये तो मालूम पड़ेगा कि हाँ भैया कोलेस्ट्रॉल लेवल ठीक है ना इसका, ठीक है। तो हमको अगर ये मालूम पड़ा तो हम बोल सकते हैं कि हाँ भैया ठीक है, तो दारू पी सकता है रात को, बराबर। तो वो फाइनेंशियल हेल्थ कंपनी का जानना जरूरी है। लेकिन और एक बात और मैं आपको बताता हूं, मैं जो बोल रहा हूं उस बात को पूरा डिटो वैसे फॉलो मत करना। KYS, नो योरसेल्फ, आप खुद को फॉलो करना, क्योंकि हर आदमी का अपना अपना एक माइंडसेट होता है। मेरा विजन 10 साल का है,
अगर मैं कोई शेयर 10 साल के लिए लेता हूं और अगर मैं लेने के बाद मैं रॉन्ग भी अगर हो जाऊंगा तो मैं उस शेयर्स को बेचूंगा नहीं, क्योंकि मेरा विजन 10 साल का है। मैं ऐसा सोच के कर रहा हूं कि आज ये डेटा बराबर नहीं है, लेकिन अगर ये कंट्रोल मेडिकेशन के अंदर में है या कंट्रोल डाइट के अंदर में है तो ये चीज़ हो सकता है 2 महीने बाद वापस हम टेस्ट कराएंगे या 6 महीने बाद वापस टेस्ट कराएंगे तो ये चीज़ ठीक हो सकती है। मैं वो सोचकर 10 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ और इस बोल का वो रिस्क लेने के लिए मैं रेडी रहता हूँ। लेकिन जरूरी नहीं है, आपको पूरा अगर उस कंपनी का नॉलेज नहीं है, और नॉलेज से भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बिलीफ, आपका परसेप्शन बराबर होना, आपको कन्विक्शन आपका बराबर होना चाहिए। हाँ, मैं इस बारे में मेरा कन्विंस हूँ कि ये स्टोरी इंडिया में प्ले आउट होनी है। अगर मेरे को ऐसे लगता है कि स्टोरी प्ले आउट होनी है, उस समय अगर फाइनेंशियल हेल्थ उसका गड़बड़ है लेकिन प्रोमोटर का इंटेंशन अगर सही है तो मैं उस शेयर्स के अंदर में धंधा करता हूँ। तो मेरा तो ये चीज़ें ध्यान रखनी ऑफ कोर्स, लेकिन जो लेमैन है, जो नए इन्वेस्टर हैं और जो भी शुरुआत कर रहे हैं, उनके लिए सबसे पहला पॉइंट ये होना चाहिए कि कंपनी का फाइनेंशियल हेल्थ बराबर होना चाहिए। ये बिगिनर्स के लिए एकदम जरूरी होना चाहिए। उसके बाद में आप फिर छक्के मार सकते हो, कहने का मतलब। सर, जब हेल्थ की बात आई है तो वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चंस कि नॉर्मली जो भी स्टॉक मार्केट में इन्वॉल्व है उनका थोड़ा पैल्पिटेशन तेज हो जाता है, थोड़ा सा बाजार ऊपर नीचे जाते ही। आप इतने साल से मार्केट में इन्वॉल्व हो, स्टिल यू आर मेंटेनिंग सच अ गुड हेल्थ, इसका राज क्या है? नहीं, हाउ टू रिड्यूस टेंशन डिस्पाइट बीइंग रिमेनिंग इन मार्केट? देखिए सर, ऐसा है कि मैं अभी पूरी ज़िंदगी हो गई मेरे को ये काम करते हुए, बराबर बात, पूरी लाइफ में एक ही जगह यही काम किया, तो ये तो गेम में समझ गया। तो मेरे दिमाग में एक ही बात रहता है कि जब मैं किसी कंपनी में इन्वेस्ट करता हूँ ना सर, उसके बाद में मैं ये सोचता हूँ कि ये पैसा मेरा नहीं है। इस कंपनी में जो मैं इन्वेस्ट किया वो पैसा मेरा नहीं है। मेरा 2 कोट है, योर इन्वेस्टमेंट बिलोंग्स टू द मार्केट, योर प्रॉफिट बिलोंग्स टू यू। योर डीमैट स्टेटमेंट बिलोंग्स टू द मार्केट, योर बैंक स्टेटमेंट बिलोंग्स टू यू। इसका मतलब ये है कि जिस कंपनी में आपने इन्वेस्ट किया है, जैसे वो एक प्लांट में एक सीड बोने के जैसा है जिसमें आपने इन्वेस्ट किया है, लेकिन हर प्लांट का डिफरेंट आउटकम हो सकता है। इनपुट सेम हो सकता है लेकिन आउटपुट डिफरेंट हो सकता है। तो ये अपने हाथ में नहीं है, ये मार्केट के हाथ के अंदर है। तो गीता हमको ये सिखाती है, जो चीज़ आपके हाथ में है ही नहीं उसके बारे में चिंता करके करोगे क्या? तो इस बोलकर मैं रिलीजियसली इस बात को फॉलो करता हूँ कि वो मेरे हाथ में नहीं है। कल कुछ और डायनेमिक्स चेंज हो जाएगा, कल कुछ और मैट्रिक्स चेंज हो जाएगा। आज मैं सोच रहा हूँ वो चीज़ हो सकता है कल इररिलेवेंट हो जाए, उसकी कल कोई उसका मतलब ही नहीं। जैसे अब इन्फ्लेशन, आप बोलिए, कभी कभी आपने सुना नहीं होगा कि गोल्ड और प्रीशियस मेटल ऑल टाइम हाई और स्टॉक मार्केट भी ऑल टाइम, सारे मैट्रिक्स चेंज होते हैं दुनिया के अंदर में। तो मैं मेरे दिमाग को ये सोचता हूँ कि ये पैसा जो मैंने लगाया है, जब तक मैं वो शेयर बेचता नहीं हूँ, जब तक वो पैसा डीमैट स्टेटमेंट से मेरे बैंक स्टेटमेंट में नहीं आता, तब तक मैं उस पैसे को खर्चा भी नहीं करता हूँ। लोग सोचते रहते होंगे कि यहाँ पर मेरे पास ये है वो है, मेरे पास जो बैंक में रोकड़ा है ना भाई साहब, अभी जितना लेके आए हो ना मत्ते का मालिक को, बाकी मेरे डीमैट में कितना रुपया पड़ा उससे मेरे को मतलब नहीं। तो मैंने एक जगह ये भी बोला कि वो तो सिंपल एक ही बात है कि मेरे पास यही है कि वो आप अपना उसको मत समझिए उसको पैसे को, और ये रोज का धंधा, आपका रोज का एक काम है। इसके अंदर में आप अगर रोज उतार चढ़ाव आप करोगे तो फिर बाजार में जीत जाओगे तो ब्लड प्रेशर से मर जाओगे। तो पर्पस ऑफ लाइफ इज टू बी हैप्पी, इट इज नॉट टेंशन लेकर रात को सोने का। तो वो प्रैक्टिस से आएगा, वो प्रैक्टिस से आएगा, और आप ये प्रैक्टिस करोगे तो आस्ते आस्ते प्रैक्टिस से आएगा। तो वही प्रैक्टिस से। नाउ पेशेंस का कितना बड़ा रोल है इन्वेस्टिंग मार्केट में? नहीं, पेशेंस तो दोनों तरफ से। जब मैं इन्वेस्ट करता हूं तो मेरे को कितना तक पेशेंस, मैं एक शेयर जब बढ़ना शुरू हुआ तो किस हद तक पेशेंस रखना चाहिए, और जब गिरना स्टार्ट हुआ तो कितना पेशेंस रखना चाहिए, निकल जाना चाहिए, या शेयर खरीदने से पहले कितना पेशेंस का रोल होता है? देखिए सर, एक बात समझ लीजिए, वो बचपन में पढ़ा था, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो गड़ा ऋतु आए फल होए। ये सिंपल पूरे लाइफ का सिद्धांत है कि आपके सोचने से काम नहीं होने वाला है, आपका काम है करना। उसका रिटर्न कैसे क्या आएगा वो आपके हाथ में नहीं है। और ये शेयर बाजार में एक बात और समझ लीजिए सर, मेरा एक कोट है कि चेस द स्टोरी बिहाइंड द स्टॉक, नॉट मनी ऑन द टेबल। मनी विल मेक यू रिच बट स्टोरी विल मेक यू वेल्दी। सो दोनों चीज़ों में डिफरेंस है सर। पैसा कमाने और वेल्थ कमाना, दोनों चीज़ के अंदर में डिफरेंस है। अगर आपको वेल्थ अगर आपको कमाना है तो पेशेंस यहाँ पर रखना पड़ेगा।
जैसे आपने एक एग्जांपल दिया कि मेरा कोई शेयर 16,000 गुना अगर हुआ, तो 16,000 गुना हुआ तो उसको 16-17 साल मेरे को लगा। 16-17 साल के अंदर में 16-17 बार बड़े बड़े उसमें फॉल आए कि उसके ऊपर 2/3 पीक से 2/3 गिर गया वो। ठीक है, तो वो एक वजह से मैंने लिया 2004-5 में, तो समझिए मैंने 30-35 रुपये में लिया और वो समझिए 125 रुपया हो गया 2007 में। बाद में मैंने कुछ बेचा नहीं। लीमैन ब्रदर्स की क्राइसिस आई तो 125 रुपया वाला शेयर वापस 30 रुपये आ गया। तो मेरा 5 साल का मेहनत आप सोच लीजिए, 5 साल की जो मेरी प्रतीक्षा थी या 5 साल का जो मेरा एस्पिरेशन था, ड्रीम था, जो भी था वो पानी में आ गया। तो शेयर वापस 30 रुपये आ गया। मैंने फिर भी कुछ नहीं बेचा शेयर्स को। अब उसके बाद में वो शेयर्स फिर 2014-13 में फिर वहाँ से वापस 125-150 आया। फिर वो 2013 में फिर मंदी आई और तब तक वो 400-500 आ गया था। फिर वो मंदी आई, फिर वो 125 रुपये आ गया। मैंने वहाँ भी कुछ नहीं किया। उसके बाद में फिर वो 4200 रुपया हो गया, 4200 वाला 1200 हो गया, 1200 वाला कोविड में 6200 हो गया। कोविड के पहले उसके कोविड के बाद में 1800 रुपया आ गया। इन बिटवीन इसमें बोनस आ गई, फिर वो 8,200 रुपया हो गया अभी लास्ट ईयर। और वो 1-to-1 बोनस के बाद में मैंने 16,400 रुपया हुआ एक्चुअली, क्योंकि मेरे शेयर डबल हो गए तो वैल्यू आप बढ़ा देंगे, तो 16,400 हो गया। तो ये पेशेंस अगर आप में नहीं हो, अगर होता तो आप क्या करते? वो 30 का 125 हो गया, 125 वाला 100 होता जो आपने पूछा कि कब बेचें, तो आपके मन में आता कि भाई बेच दो 125 वाला 100 रुपया हो गया, मेरे को तो निकल जाने का। आप बेच देते तो आप खुश हो जाते कि 100 वाला 30 हो गया, लेकिन 30 वाला फिर 16,000 रुपया हुआ। तो चेस द स्टोरी बिहाइंड द स्टॉक, नॉट मनी ऑन द टेबल। तो आप वो बड़ी स्टोरी मिस कर देते। तो ये आपको KYS में आता है। आपको पहले समझने का है किसी भी शेयर्स को लेने के पहले कि आपको इसमें जो अंडरलाइंग प्रोडक्ट है आपको कितने साल की स्टोरी लगती है। आपको 5 साल की लगती है या 20 साल की लगती है या 10 साल की लगती है। पहले आपको वो फिक्स करने का। फिर उसके बाद में फिर वो सलमान खान बोलता ना, एक बार मैंने कमिटमेंट कर लिया तो मैं अपनी भी नहीं सुनता। फिर आप अपनी भी बस सुनिए। सर, नए इन्वेस्टर्स जो भी आ रहे हैं यहाँ, तो ऑलरेडी सब है जो मार्केट में काफ़ी दिन से है, बट इसमें अभी भी कुछ लोग हैं जो अभी भी शेयर मार्केट में पैसे नहीं लगाए हैं। तो जो नए डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं शेयर मार्केट में, उनके लिए आपका क्या टिप रहेगा? जिनको नॉलेज नहीं है, जिनको नॉलेज नहीं है बट दे स्टिल वांट टू, तो वेरी गुड। इस तो आपके लिए भागीदार बनना चाहते हैं। तो मैं आपके लिए भागीदार बनूंगा, मैं आपके लिए ब्रोकर बन सकता हूं। मैं आपके लिए, आप मेरे जवाई हो। क्योंकि क्या है उसमें खाली ब्रोकरों का भला होने का। माने जो नए इन्वेस्टर हैं, आप एक बात मेरे को बताओ, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। कल अगर मैं आपको बोलूं कि सर ये प्लेन पड़ा, आपको ये प्लेन उड़ाना है, आप तो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, आप प्लेन उड़ा लेंगे क्या सर? नहीं उड़ाएंगे। उसके लिए आपको इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी, वो भी फ्लाइंग वाली इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी। अगर BEd MAD कुछ अगर आपने किया या सॉफ्टवेयर इंजीनियर किया तो आप प्लेन उड़ा सकते हैं क्या? नहीं उड़ा सकते हैं। आप कैसे डायरेक्ट इन्वेस्टिंग कर सकते हो? आप बताइए। आप कार नहीं चला सकते हो। अगर आपने MBA कर लिया, हार्वर्ड से पढ़ के आ गए, MIT से इंजीनियरिंग आपने कर लिया, और मैं आपको बोलिए कार चलाओ, आप कार चलाएंगे क्या सर? नहीं चला सकते ना। आपको कार सीखनी पड़ेगी ना, आपको अनुभव करना पड़ेगा। तो सिंपल यही बात है। लोगों के मन में एक बड़ी भ्रांति है कि ये तो ऐसा काम है। शेयर बाजार को जब आते हैं लोग तो ये सोचते हैं काम तो मैं हल्के से कर लूंगा। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम, मेरा कोट है सर, कि मार्केट रिवॉर्ड्स यू एज पर योर परसेप्शन। इफ यू विल ट्रीट इट एज ए गैम्बलिंग देन इट विल प्रूव ए गैम्बल फॉर यू। गैम्बल और हाई रिस्क बिजनेस में फर्क क्या है? आपको स्टॉक मार्केट, जैसे मैंने बताया, इज द फास्टेस्ट वे टू क्रिएट मनी। इट इज द प्लेटफॉर्म टू मेक इजीएस्ट मनी इन द हार्डेस्ट वे। इससे कड़ी तरीके से पैसा दुनिया में कमाने, इतना इजी पैसा है, और लेकिन इतना रास्ता इतना कठिन है। वो प्रोसेस जर्नी से आपको जाना पड़ेगा। उसमें आपकी डिग्री काम नहीं आएगी, आपका टेम्परामेंट काम आएगा उसके अंदर। तो नए आदमी जब आते हैं तो मेरे मन में ये लगता है कि ये ब्रोकर के लिए कोई बकरा आया है। आपके 5 यहां पर पार्टनर हैं। जब आप शेयर बाजार में घुसते हो, एक बटन दबाते हो, तो 4 या 5 आपके पार्टनर है। सबसे बड़ा पार्टनर ब्रोकर है, फिर ट्रांजैक्शन कॉस्ट देते हो, फिर सर्विस टैक्स देते हो, फिर STT देते हो, और फिर BP देते हो, डायबिटीज़ देते हो, टेंशन देते हो, हाइपरटेंशन देते हो, वो अलग है।
ये तो डायरेक्ट कॉस्ट आपके, इनडायरेक्ट कॉस्ट आप लोग बढ़ाते हैं, डायरेक्ट कॉस्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट, वो इनडायरेक्ट कॉस्ट अलग है। तो कैसे कर सकते हैं? वो क्रिमिनल है साहब, वो क्राइम है वो करना। मेरे को ऐसे लगता है कि वो क्राइम है, वो कमा नहीं सकते, सिंपल एक ही बात है। सर जैसे कि सेबी के इसमें रिपोर्ट में भी आया है कि 95% ऑफ द डेरिवेटिव ट्रेडर्स आर लूजिंग मनी, स्टिल पीपल आर इंक्लाइंड टू डू डेरिवेटिव ट्रेडिंग। यहाँ पर भी जो मैक्सिमम बैठे हैं उनमें से कई हैं जो एक्टिवली डेरिवेटिव ट्रेडिंग करते हैं। तो क्या कितने हद तक सही है डेरिवेटिव ट्रेडिंग करना? सर मैंने इन गाना comparison बनाया है इन लोगों के लिए, ठीक है ना। किसी को भी ना समझ में तू आए, किसी को भी ना, अभी भूल गया मैं, किसी को भी ना समझ में तू आए, ये तू चलता चलता क्यों गिर गिर जाए, ये 90% लोग क्यों पैसे गवाएं, जब सोचा समझा खूब समझ में ये आए, ये 90% लोग बैठ नहीं पाए। तो यहां पर जो बैठ नहीं पाए माने जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट नहीं कर पाए, इसी बोलकर वो लोग यहां पर पैसे कमाते हैं 90%। मेरे को लगता है 99% लोग पैसे कमाते हैं, 90 नहीं, 99% लोग यहां पर पैसा कमाते हैं डेरिवेटिव के अंदर। विद द एडवेंट ऑफ दिस एल्गो ट्रेडिंग, क्या आपको लगता है कि इसमें पैसा कमाया जा सकता है? क्योंकि अभी रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए भी अपॉर्चुनिटी है कि वो किसी स्पेसिफिक सेगमेंट के थ्रू एल्गो ट्रेडिंग कर सके। तो एल्गो ट्रेडिंग का जहां तक सवाल है, देखिए एल्गो ट्रेडिंग करने वाले बड़े शातिर लोग हैं, बराबर है। आप उनसे कैसे सकोगे? आप एज एन इंडिविजुअल अगर आप इन्वेस्टर हो ट्रेडिंग के अंदर में, इंडिविजुअल ट्रेडर हो ट्रेडिंग के अंदर में, और कोई कंपनी एल्गो लेकर बैठी है, अब मशीन के साथ में कैसे आप झगड़ा करोगे? आप मेरे को बताइए। उसके पास में नॉलेज का भी पावर हो गया और उसके पास में फाइनेंशियल भी पावर है। आप तो 100-200 लॉट का काम करोगे, वो 10,000 लॉट का काम करने वाला है जो एल्गो लेकर बैठा है। आप उनके साथ में कैसे सकोगे? ये वो वाली बात होगी कि जैसे मैं हाथ से लड़ाई कर रहा हूं और आप AK-47 लेकर बैठे हो, तो मैं आपके साथ में कैसे झगड़ा करूंगा मैं आपको? तो क्या वो मेजर रीजन है डेरिवेटिव ट्रेडिंग में इंडिविजुअल्स का लॉसेस होने का? वो मेजर रीजन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इसका उत्तर आपको मिलना मुश्किल है, लेकिन हो सकता है वन ऑफ द मेजर रीजन हो कि हाँ वो जो एल्गो के सामने आप मशीन के साथ में आप सक नहीं पाओगे आप, या एक दो बार आप अगर सक भी लिए, समझिए कंसिस्टेंसी आपकी जीत उसके अंदर में कम हो जाएगी। आप सर अभी हम लोग कुछ बज़वर्ड सुन रहे हैं, सस्टेनेबिलिटी, ग्रीन एनर्जी, ग्लोबल वार्मिंग। सर लॉन्ग टर्म में इन सब का कैसे क्या इम्पैक्ट हो, मेजर करें? इज इट रेलिवेंट फॉर, शुड वी एज इन्वेस्टर्स थिंक अबाउट दीज बज़वर्ड्स और लेट द इंडस्ट्री लीडर्स वरी अबाउट इट? नहीं, ये चीज़ें तो सही होने वाली है। ये जो बज़वर्ड आते हैं, अगर आपको मालूम हो, इंडिया में ई कॉमर्स आया था 2000 साल के अंदर में, 2002-3 के अंदर में ई कॉमर्स आ गया था, लेकिन आने के बाद में 10 साल फेल हो गया वो। तो पहले बज़वर्ड आते हैं, पहले ऐसे ही होते हैं ये, फिर वो डिस्कार्ड हो जाते हैं। आपको मालूम है आज के दिन सबसे बड़ा बज़वर्ड पूरी दुनिया के अंदर में ईवी का, जो आप बात, इलेक्ट्रिक व्हीकल का, 1920 में इलेक्ट्रिक व्हीकल आया था, 1920 में। मैंने ट्वीट भी किया था, फोटो भी मैंने डाली थी कि 1920 के अंदर में वर्ल्ड का फर्स्ट ईवी आया था। और उसके बाद में लेकिन उसमें प्रॉब्लम कुछ आ गई कि हाँ भाई ठीक है, वो चार्ज किधर करें, रोड भी बराबर नहीं थे, तो फिर वो फोर्ड वोड आ गए और उन्होंने पेट्रोल पंप वगैरह 100 मीटर पे, 500 मीटर में जो भी 1-2 किलोमीटर पेट्रोल पंप खुल गए, तो इस बोलकर IC इंजन का वो आ गया। तो कोई भी ये चीज़ें जो आती है शुरू में आती है, फिर डिस्कार्ड हो जाती है, लेकिन अल्टीमेटली इनका फ्यूचर तो रहने वाला है। और जिस हिसाब की पूरी दुनिया इस मुद्दे पर एक है, चाहे वो आप रिन्यूएबल एनर्जी की बात कीजिए, या ग्रीन एनर्जी की बात कीजिए, या हाइड्रोजन की बात कीजिए, या सोलर की बात कीजिए, अल्टीमेटली फ्यूचर तो है ही। लेकिन जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि मार्केट क्या करता है, जब वो एक्साइटमेंट होता है ना, तो 2026, 27, 28, 30 का भी डिस्काउंटिंग आज कर देता है आपको। तो इन चीज़ों को समझना एक अलग मैट्रिक्स है, लेकिन उस चीज़ों का हम कमर्शियली कैसे फ़ायदा उठाएं, ये दूसरा साइंस है, ये रियल साइंस है, जो आपको CA को नहीं मालूम पड़ेगा कि आप CA हैं। नहीं, मेरा मतलब है, मैं मजाक में नहीं बोल रहा हूँ कि आप CA बोलकर समझ जाओगे, ये जरूरी नहीं है। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि ये कॉन्सेप्ट है, ये कब होगा, इसकी टाइमिंग कब होगी, कब इसके अंदर में कमर्शलाइजेशन आएगा, कब इसमें इकोनॉमी ऑफ स्केल आएगा, कब इसमें प्रॉफिटेबिलिटी आएगी, और कब इसके अंदर में बड़ा बूम आएगा, प्रॉफिट का बूम आएगा। ये टाइमिंग समझने के लिए हर समय आपको अपडेट रहना पड़ेगा, हर समय ये 24/7 बिजनेस है।
तो मैं यही बोलता हूँ, यही मेरे को समझ में आता है कि जो आप बोलते हैं नए आदमी आ जाएंगे, आप ऐसा कर ही नहीं सकते हो कि आप कोई नौकरी कर रहे हो या कोई दूसरा काम कर रहे हो और आप आ जाकर टकाटक कंप्यूटर चला के कुछ ले लिया, कुछ बेच लिया, आपको पैसा नहीं बन सकता है। ये 24/7 का बिजनेस है। वो मेरे गाने में आपने चलाया, नॉलेज और पेशेंस का बिजनेस है ये, अनुभव से सीख और बेस्ट कर, तो वो ऐसा है। सही सर। सर लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम माय एंड एंड देन आई सर, हमारा सीए इंस्टीट्यूट का मोटो है ही पार्टनर्स इन नेशन बिल्डिंग। इंडिया विल बिकम अ $10 trillion इकोनॉमी, होपफुली गॉड विलिंग इट विल गो फर्दर। सर व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम अस चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, दैट व्हाट रोल वी शुड प्ले इन द ग्रोथ ऑफ द कंट्री सर? तो मेरे को अभी मेरे कविता याद आ गई, लेकिन मैं रजिस्टर नहीं कर पाता हूँ। तो आपने बोला ना ट्रिलियन इकोनॉमी बनने वाली, 5 ट्रिलियन जो भी है, तो मैंने वो फडणवीस जी को कविता सुनाई थी, तो उन्होंने मोदी जी को टैग करके मेरी कविता डाल दी। वो कविता ऐसा थी कि अमृत काल के 25 साल में भारत की हुई एंट्री है, तेज गति से बढ़ने वाली ये नंबर 1 कंट्री है, खुशहाली समृद्धि के संग स्वाभिमान कॉम्प्लीमेंट्री है, 5 साल में टॉप 3 में होंगे, मोदी जी की गारंटी है। तो ये हो गया। और चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या कर सकते हैं भाई? ऑफ कोर्स आपके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता है अगर देखा जाए तो। क्या बताया आपने? 45,000। भाई साहब आप भी सीए लग रहा है जो ताली बजा। अभी सीए है यहाँ पर। ठीक है, तो मतलब ऑफ कोर्स है, आपके बिना तो आप आधार है। चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है वो तो आधार है, अब बिना अकाउंटिंग से कुछ हो ही नहीं सकता है इसके अंदर में बस। और बाकी तो मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है। एक बात जरूर ध्यान रखना चाहिए, जो आप लोग सब कर ही रहे होंगे, आप लोग सब करके एथिकल काम थोड़ा सा वो, क्योंकि किसी भी कंट्री में आप देखिए जो भी कंट्री प्रोग्रेस हुई है उस कंट्री के अंदर में अंडरलाइन सबसे, आपको मालूम है अभी चाइना में स्लो डाउन क्यों है? जो हम चाइना का स्लो डाउन बता रहे हैं उसके सबसे बड़ा सिंगल मोस्ट खाली ओनली रीजन चाइना का यह है कि जी जिनपिंग ने सोच लिया है कि मेरे को करप्शन हटाने का, मेरे को। दैट इज द रीजन चाइना इज स्लोइंग डाउन। देयर इज नो फंडामेंटल वीकनेस इन चाइना एंड चाइना विल कम बैक फास्टर देन व्हाट इज डन इन द पास्ट। ये भी आप देख लीजिएगा उन्होंने। तो खाली उन्होंने करप्शन उठाने का उसने सोच लिया कि वो जो भी, चाहे वो रियल एस्टेट की कंपनी $1 बिलियन की कितने कंपनी वो फेल हो रही थी, उसको फेल होने दो उनको, मेरे को उसको बचाने का नहीं है। और ऑलरेडी डेट के अंदर में स्टेट लेवल में भी बहुत डेट है चाइना में और सेंट्रल लेवल में बहुत बड़ा डेट है। तो वो अपनी ऑलरेडी वेस्ट के अंदर में प्रॉब्लम इसीलिए है कि उन्होंने इतने नोट छापे, इन्होंने उन्होंने लैंडिंग दी है, इवन यूएस ने और यूरोप कंट्री ने। उससे चाइना सीख लिया कि मेरे को फर्दर इनको स्टिमुलस नहीं देने का, मेरे को अगर स्टिमुलस से कम, रियलिटी इज मोर इंपॉर्टेंट देन आर्टिफिशियल स्टिमुलस। तो इस बोलकर करप्शन जो है वो अल्टीमेटली इंडिया में रैम्पेंट है, वो अपने जानते हैं, और वो कब कम होगा मालूम नहीं है। तो ये आप लोग अपना एथिक्स रखिए, यही कंट्रीब्यूट आप कर सकते हो मेरे ख्याल से समाज को या राष्ट्र को। सर अभी तक तो आपने जो भी बोला बहुत अच्छा बोला, मेरे ख्याल से दिस वर वर्ड्स ऑफ विजडम। आगे भी अच्छा ही